डॉक्टर जितेंद्र शाह का अभिनंदन और स्वागत करें। प्रिय मित्रों, सादर जय जिनेंद्र। मैं आपकी सूचना के लिए ये बताना चाहता हूँ कि अभी जो वॉइस रिकॉर्डिंग चल रही थी वो डॉक्टर रजनीकांत शाह जैन सेंटर ऑफ अमेरिका वाले थे और इन्होंने ही, और साथ में एक भरत भाई शाह जो कच्छ के हैं और बॉम्बे में रहते हैं, इनके साथ मिल करके इन्होंने ही ये भगीरथ प्रयास प्रारंभ किया था अष्टापद की खोज का, लगभग 15 साल पहले। तो अभी हम उनको सुन रहे थे। उन्होंने पूरी अपनी स्क्रिप्ट इंग्लिश में तैयार की थी। मैंने रिक्वेस्ट की कि वो हिंदी में करें, क्योंकि पारस टीवी चैनल पे जब प्रसारित होगा तो अच्छा यही हो कि वो हिंदी में प्रसारित हो, सब एक जैसा हो तो अच्छा रहेगा। अभी हम 10 मिनट में यहाँ पे कार्यक्रम पूरा शुरू करेंगे सबकी रिकॉर्डिंग का। इससे पहले मैं 2-3 जो स्पीकर और हैं हमारे, अब जिनका तो लाइव यहाँ पे सीधा रिकॉर्डिंग होगा इंक्लूडिंग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के साथ, तो मैं उन सभी से 1-1, 2-2 मिनट के लिए उनकी रिहर्सल रिकॉर्डिंग करने के लिए अभी हम पहले प्रयास करें ताकि फिर फाइनल रिकॉर्डिंग हो। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर PS ठक्कर जो आए हुए हैं तो उनका लेवल, उनकी रिकॉर्डिंग का रिहर्सल कर लेते हैं। तो ठक्कर साहब जरा आ जाएं यहाँ पे और एक बार जरा आप कुछ 5-6 सेंटेंस बोल करके, ये रिहर्सल है। जिनेंद्र, आज पारस टीवी चैनल के ऊपर प्रसारित करने के लिए अष्टापद की खोज नामक कार्यक्रम के लिए हम एक संक्षिप्त सेमिनार का आयोजन कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में हमारे विशेष अनुरोध पर विशिष्ट वक्ता यहाँ पर पधारे हैं। मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि वो डायस पे आएँ। सर्वप्रथम मैं प्रोफेसर नरेंद्र भंडारी, जो PRL फिजिकल रिसर्च लैबोरेटरी इसरो के अंदर मानद वैज्ञानिक हैं, उनसे आग्रह है कि वो डायस पर पधारें। डॉक्टर PS ठक्कर, जो विशेष करके हमारे अनुरोध पर यहाँ पर पधारे हैं। डॉक्टर PS ठक्कर भी स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, अंतरिक्ष उपयोग केंद्र इसरो में वैज्ञानिक थे और अभी सरस्वती की खोज के अंदर सतत प्रयास में लगे हुए हैं। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता कहूँ या अष्टापद की खोज की मुख्य धुरी के रूप में जो हमको अष्टापद की यात्रा कराएंगे, वो विशेष व्यक्ति डॉक्टर अमित दोषी। उनका हम तहे दिल से सब यहाँ पर स्वागत करते हैं और उनसे आग्रह करते हैं कृपया डायस पे आएं। मैं इस संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी NICIT के चेयरमैन श्री ज्ञानचंद जी जैन से अनुरोध करता हूं कि वो पर भी डायस पर पधारें और साथ में मैं उनसे ये भी अनुरोध करता हूं कि वो प्रोफेसर नरेंद्र भंडारी का बुके दे करके उनका अभिनंदन और स्वागत करें। इस कार्यक्रम को संपूर्ण रूप से सफलपूर्वक चलाने के लिए पारस टीवी चैनल वालों ने मुझे एक मॉडरेटर की भूमिका दी है। अतः मैं भी स्वयं डायस पर जाता हूं और विशिष्ट अतिथियों के साथ सम्मिलित होता हूं। थैंक यू वेरी मच सर। आज के इस कार्यक्रम में मेन जो मॉडरेटर है डॉक्टर राजमल जी, उन्हीं का इसमें प्रमुख वक्तव्य है
और इन्हीं की ये इनिशिएटिव से आज का प्रोग्राम आयोजित होने जा रहा है। तो हमारे चेयरमैन एवं मैनेजिंग डायरेक्टर श्री जी जैन साहब से मैं अनुरोध करूंगा कि सबसे पहले वो डॉक्टर राजमल जी का ये पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। Secondly, I request V.K. Jain sir to kindly honor Thakkar sir. Now I request Rupesh ji to warmly welcome Dr. Amit Doshi sir. प्रिय मित्रों, सादर जय जिनेन्द्र। आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं अष्टापद का महोत्सव मनाने के लिए। आप सबको विदित होगा अष्टापद के बारे में, जहाँ पर हमारे प्रथम तीर्थंकर भगवान श्री ऋषभदेव का निर्वाण हुआ था। ये कितना अद्भुत है कि पिछले माह ही मुझे औरंगाबाद में 108 मुनिश्री चिन्मय सागर जी जंगल वाले बाबा के सानिध्य में उनकी प्रेरणा से वहाँ पर इंटरनेशनल जैन डॉक्टर्स मीट का आयोजन हुआ था और उसमें मुझे प्रतिभागिता करने का अवसर हुआ। उस कॉन्फ्रेंस में, उस मीट के अंदर मेरा जो विषय था वो क्लाइमेट चेंज एंड भगवान ऋषभदेव था। सैकड़ों की तादाद में आए हुए प्रतिभागियों के बीच में जब मैंने वो प्रस्तुतिकरण दिया तो यह गदगद का विषय था कि उस पूरे प्रेजेंटेशन को उन्होंने ओवरक्रम को देखने के पश्चात न केवल डॉक्टर्स ने या दूसरे आए हुए सज्जनों ने, श्रोताओं ने सराहा, बल्कि महाराज जी स्वयं ने भी दूसरे दिन मुझे बुला करके इस बात के लिए प्रेरित किया कि ये कार्यक्रम अष्टापद के दर्शन के रूप में अगर पारस टीवी की चैनल के ऊपर प्रसारित किया जाए तो न केवल ये समुदाय ही बल्कि पूरे भारत के, और न केवल बल्कि भारत के, पूरे विश्व के अंदर जैन और अजैन सभी लाभान्वित होंगे। मैंने सहर्ष स्वीकार किया। मैं 108 मुनिश्री चिन्मय सागर जी गुरुदेव जंगल वाले बाबा का तहे दिल से आभारी हूँ। उनको नमन करते हुए आज हम ये कार्यक्रम प्रारंभ कर रहे हैं। हमारे प्रथम तीर्थंकर भगवान श्री ऋषभदेव का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कितना रिकॉग्नाइजेशन है, कितनी मान्यता है, ये आप सब जानते हैं। जब भी इस पूरे विश्व के अंदर जैन धर्म की बात होती है तो लोग यही कहते हैं कि हाँ, भगवान महावीर के द्वारा स्थापित किया हुआ धर्म। लेकिन कोई भी उससे पहले की बात कहने का अर्थ ये कि हमारे धर्म का इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन महावीर के साथ है, न आज अगर हम पूरे भारत में भी हुआ उसकी बात करनी चाहिए और वहीं की बात करने के लिए हम सब आज एकत्रित हुए हैं और जैन धर्म वहीं से प्रारंभ हुआ। प्रश्न लेकिन बहुत सारे उठते हैं कि किसने देखा कि भगवान ऋषभदेव हुए थे? कौन जानता है? किसने देखा कि भगवान ऋषभदेव जो हैं वो इस कैलाश मानसरोवर के क्षेत्र में कौशल नाम का जो किंगडम था, साम्राज्य था, उसके राजा थे। ये कौशल किंगडम कहाँ पर है? उसकी राजधानी अयोध्या कहाँ पर है? यह भी प्रश्न चिन्ह है। हम सब ऐसे कुछ ज्वलंत प्रश्नों को उत्तर देने के लिए आज यहाँ एकत्रित हुए। भगवान श्री ऋषभदेव के बारे में जब कुछ भी चर्चा होती है तो लोग हमेशा शास्त्रों का उदाहरण दे करके
ये कहते हैं, ओ बहुत पुरानी बात है, कोड़ा कोड़ी। और जब मैंने कई बार इस कोड़ा कोड़ी के रहस्य को पूछा, जैन पंडितों को, स्कॉलर्स को, हमारे आचार्यों को, तो ये कहा कि कोड़ा कोड़ी का अर्थ है करोड़ इंटू करोड़, यानी 10 to the power 7 इंटू 10 to the power 7, यानी 10 to the power 14 ईयर्स। मेरा ख्याल है वो सही है कि नहीं, इस बात को जानना सबसे पहले ज़रूरी है। दूसरी बात इस संदर्भ में ये कि आखिर ये कौशल किंगडम, ये अयोध्या, ये कैलाश, तो इसका मतलब ये कि पूरा का पूरा कौशल किंगडम वहीं पर ही स्थित था। यानी हमारी जन्मस्थली जो है, जिसको कह सकते हैं कि पूरा जैन धर्म जो प्रारंभ हुआ वो तिब्बत के अंदर शुरू हुआ होगा। और एक स्कूल ऑफ थॉट, एक सिद्धांत पूरे विश्व के अंदर जो प्रचलित है वो ये कि इंसान जिसके पास बुद्धि है वो इंसान तिब्बत के क्षेत्र से उसकी यात्रा प्रारंभ हुई थी, जबकि दूसरा स्कूल ऑफ थॉट अफ्रीका के क्षेत्र से प्रारंभ होता, इंसानियत प्रारंभ हुई, ये कहता है। अगर हम तिब्बत वाले स्कूल ऑफ थॉट को लेकर के चलते हैं, क्योंकि वहीं पर ही हमारे रूट्स हैं, इवोल्यूशन ऑफ जैनिज्म, यानी जैन धर्म का उद्गम अगर इस तिब्बत से प्रारंभ हुआ है तो हमें अपने इतिहास को वहीं से ढूंढना होगा, वहीं से प्रारंभ करना होगा। और आज हम इस कार्यक्रम में ये देखने की भी कोशिश करेंगे, साबित भी करने की कोशिश करेंगे कि हम आखिर आए कहाँ से हैं। साथ में भगवान तीर्थंकर ऋषभदेव के बारे में कई सारे बायोडेटा उनके जब दिए जाते हैं तो उनका काल, उनकी उम्र, उनकी हाइट, तो वो हमें समझना ज़रूरी है, तभी हम कुछ आगे बढ़ सकते हैं। साथियों, इन सब चीज़ों को ऐसे रहस्यमय बल्कि कहना चाहिए कि ऐसे प्रश्नों को उत्तर को ढूंढने के लिए आज से लगभग 15 वर्ष पूर्व अमेरिका में बैठे एक व्यक्ति ने सोचा और बहुत गहन अध्ययन किया और एक मिशन प्रारंभ किया। उनका नाम है डॉक्टर रजनीकांत शाह। उन्होंने अपना तन, मन और धन इसके ऊपर लगा दिया। उनके साथ में एक और साथी थे जो हमारे गुजरात के कच्छ के हैं, श्री भरत भाई शाह, जो अभी बॉम्बे में रहते हैं, वो उनके साथ लगे। डॉक्टर रजनीकांत शाह, भरत भाई शाह ने एक टीम जुटाई जिसके अंदर डॉक्टर PS ठक्कर शामिल थे, मेरे फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी के डॉक्टर नवीन जुआल थे, उसमें इतिहासकार भी थे, उसमें पंडित भी थे, जोलॉजिस्ट भी थे, आर्कियोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी थे। और ये टीम ने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार कैंपेन अभियान भेजा वहाँ डॉक्टर रजनीकांत शाह ने। और उस अभियान ने वहाँ तिब्बत के इन हिमालय की गोद में, उसके वहाँ तलहटियों में, पहाड़ों में जा कर के अष्टापद के चिन्ह ढूंढने की, उसके अवशेष ढूंढने की कोशिश की। जो कुछ भी हाथ लगा, जो कुछ भी शोध की, जितना संशोधन हुआ, उसको उन्होंने इन 15 वर्ष की उस खोज का, मुझे कहना चाहिए कि जो निचोड़ था, उसको 2 ग्रंथों में, अष्टापद ग्रंथ
1 और अष्टापद ग्रंथ 2 के रूप में उन्होंने प्रकाशित भी किया। और ये दोनों ग्रंथ बहुत मूल्यवान हैं। मैं पूरे देशवासियों को ये सिफारिश करूंगा, आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड टू बाई दोज 2 वॉल्यूम्स एंड रीड दैट दोज 2 वॉल्यूम्स। जो है हीरे पन्ने जेम स्टोन्स के रत्नों के उस चीज़ों से पत्थर हैं, वहाँ शिला हैं, तो ये हम अनुमान लगा सकते हैं कि वहाँ पर जो राजा भरत चक्रवर्ती ने जो रत्न मंदिर बनाया तो वहीं की ही शिलाएं लेकर के और फिर बनाया होगा। कहीं बाहर से मंगा करके और फिर वहाँ बनाना वो इतना आसान नहीं हो सकता। नेक्स्ट स्लाइड। ये जो एक पिक्चर है बहुत अच्छी, तो आपको शायद नहीं दिखाई दे रही होगी, लेकिन ये जो रास्ता है तो ये हिमालय की गोद के अंदर, इन पहाड़ियों के अंदर वो कहीं शंभाला यहाँ नीचे कहीं है, इन्हीं पहाड़ियों के अंदर कहीं अष्टापद होगा। तो ये डॉक्टर अमित दोषी इसके बारे में बताएंगे डिटेल में। लेकिन प्रश्न ये है कि अगर हम रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट से इमेजेस देखें तो हमको तो कहीं यहाँ मंदिर दिखाई नहीं दे रहा है, किसी चोटी पे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। ये हालांकि ज़मीन से ली हुई पिक्चर है। इसका मतलब ये हुआ कि जब मेरी एंट्री हुई, प्रोफेसर नरेंद्र भंडारी की एंट्री हुई, तो हम लोग थोड़े से साइंटिफिक कारणों को देखने लगे, साइंटिफिक विश्लेषण करने लगे कि आखिर ये मंदिर लुप्त हुआ तो उसके पीछे क्या क्या रीज़न हो सकते हैं। तो ये मैंने एक विशेष कोशिश की। नेक्स्ट स्लाइड। तो मैं आपके सामने ये दिखाना चाहता हूँ कि कैसे हम इस निष्कर्ष पे पहुँचे कि भगवान ऋषभ देव हैं, वो 10 से 12 हज़ार साल का समय होगा और उसके बाद में ये इंटेलिजेंट जो है लोगों का युग शुरू हुआ। मैं आपको ये एक विशेष बात बताना चाहता हूँ कि हमारी धरती, हमारी पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पे कुछ झुकी हुई है, ये कहा जाता है, यानी जैसे हम कहते हैं 23.5 डिग्री झुकी हुई है, लेकिन वो वास्तव में आज की तारीख में इतना है, परंतु उसका जो एंगल है वो चेंज होता है 21 डिग्री से 25 डिग्री के बीच में। तो जब ये एंगल धीरे धीरे चेंज होता है तो उस समय उसके एंगल चेंज होने का एक पीरियड होता है। तो उस पीरियड के हिसाब से इस धरती पर बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। दूसरा परिवर्तन आता है वो अपने अक्ष पे जो घूमती है। तो जैसे अपन एक लट्टू चलाते हैं और लट्टू जिस तरह से आपने देखा होगा वो ऐसे ऐसे अपना ऊपर का जो टॉप सरफेस है वो चेंज करता है, हिलता है। तो ये हमारी धरती है, वो कई तरीकों से अपने घूमने के घूर्णन के वो हैं, वो उसकी पीरियोडिसिटी होती है, एक काल होता है। और उस काल के अनुरूप इस धरती पर मौसम बदलते हैं, जलवायु बदल जाते हैं, भूकंप आ जाते हैं, ज्वालामुखी फटते हैं, कई सारी चीज़ें होती हैं। और यही आज से क्या किया कि कुछ समय पहले अंटार्कटिका जो है वहाँ से एक सेडिमेंट लाया गया, एक यानी सैंपल लिया पूरा बड़ा सा, और उस पर रेडियो एक्टिव टेस्ट किया गया ऑक्सीजन से, और उसके अंदर से ये निकाला गया कि धरती के जो ये परिभ्रमण के, ये घूर्णन के जो समय होते हैं वो किस किस टाइप के हो सकते हैं। तो आपको मैं ये स्लाइड मेरी सबसे इम्पॉर्टेंट और अगली स्लाइड बहुत इम्पॉर्टेंट है, मैं दिखाना चाहता हूँ कि इस धरती के ऊपर लगभग हर 1 लाख वर्ष के अंदर पूरी की पूरी सभ्यता समाप्त हो जाती है और फिर से एक नई सभ्यता को फिर से जन्म लेना पड़ता है। इस धरती के ऊपर इस 1 लाख वर्ष के बाद में भी छोटे 41,000 साल का भी एक पीरियड होता है जिसके अंदर बहुत बड़ा तूफान आता है। 21,000 साल का भी होता है, 10,000 साल का भी होता है। और साथ में इन सब के साथ में सूर्य और धरती का एक अटूट जो संबंध है, जिसकी वजह से हर 11 वर्ष के अंदर और 22 वर्ष का चक्र जुड़ा हुआ रहता है। मैं चूँकि पूरा सूर्य और धरती के संबंध पे ही मैं शोध पूरे जीवन भर करता रहा हूँ, और मैं उसका तरोताज़ा उदाहरण इस वर्ष का देना चाहता हूँ कि कैसे अष्टापद महातीर्थ पूरा का पूरा जो है ध्वस्त हो गया होगा। अभी की बात है, बहुत बड़ी भारी विडंबना हुई केदारनाथ के वहाँ पर हमारे नॉर्थ ईस्ट में, हिमालय के नीचे लोअर हिमालय के एरिया में, और आप सबको याद है कि हज़ारों की संख्या के अंदर जनहानि हुई, लेकिन वहाँ से पूरे के पूरे पहाड़ों की शिलाएं टूट टूट करके हुई। अगर आप फिलीपींस में इस वर्ष देखें तो वहाँ पर बहुत बड़ी बाढ़ के साथ में जो है सुनामी आई। तो ये सुनामी जो है, ये इस तरह की जो
कहना चाहिए कि छोटे लघु प्रलय जो हैं वो सूर्य के साथ जो धरती का संबंध है उससे जुड़े हुए हैं, ऐसा हम लोग मानते हैं। लेकिन जो बड़े प्रलय हैं, यानी लघु प्रलय, प्रलय, दिक् प्रलय और महाप्रलय, ये सब धरती के अपने जो घूर्णन काल हैं उसकी वजह से जुड़े हुए हैं, ऐसा मानते हैं। मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड के अंदर ही दिखाना चाहता हूं उसी बात को ही थोड़ा और डिटेल में। यानी ये जो समय है फिर निकला तो सही, मेरे पास तो कोई पैसा तो था नहीं और आगे क्या करूं वो भी सोच नहीं थी। फिर एक हमारे दोस्त है, वो जमालपुर के अंदर उसका एक टेम्पल है और ये महंत रामदास स्वामी है और पढ़ाते थे बच्चों को। मैंने सोचा कि चलो जाके उनको मैं मिलूं, और मेरे पास सर्च इन सीक्रेट इंडिया का बुक था और मुझे कुछ हिमालय में जाना है और हिमालय में कुछ करके दिखाना है, बस इतनी ही सोच थी। क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, पता नहीं था। फिर मैं हनुमान मंदिर वाले महंत साहब को मिला, जाके उनको बताया कि मैं हिमालय में जाना चाहता हूँ। तो बोला कि बेटा तू हिमालय में क्यों जाना चाह रहा है? मैंने बोला एक रिसर्च के लिए, लेकिन रिसर्च का सब्जेक्ट क्या होगा? मैंने बोला कि जो मैं नॉलेज लेके आया हूँ उससे तो कुछ होने वाला नहीं है। मैं कुछ कहीं घूमूंगा और कहीं मेरा दिल लगेगा और कुछ नॉलेज प्राप्त कर सकूंगा तो मुझे कुछ अच्छा लगेगा। तो के बढ़िया बात है, आप रुको इधर, आपको घर से बोल के आए हो? मैंने बोला हाँ, मैं घर के अभी छोड़ के आया हूँ और मेरे पास 2 जोड़ी कपड़े, थैली, बस इतना ही सामान था और मैप था और बुक था और लिखने का कुछ किताब भी था, नोटबोर्ड वगैरह था। तो रामदास जी के पास में बैठा और रामदास जी बोलते थे कि भाई आपका हाथ दिखाओ। अभी फिर एस्ट्रोलॉजी आ गया, वो भी बोरिंग सब्जेक्ट है कि यार हाथ देके आप क्या बता सकते हो। तो उन्होंने देखा, पता नहीं क्या उन्होंने देखा और बोला कि बेटा तू इधर ठहर, मंदिर में ही ठहर। मंदिर में खाने पीने का वो सब मेरा हो गया। 10-15 दिन मैंने वहाँ निकाला और उन्होंने बोला कि ये अभी ये क्या आषाढ़ी बीज की जो रथ यात्रा निकलती है उसमें काफ़ी लोग हिमालय से आएंगे, काफ़ी साधु लोग आएंगे, आप उसके साथ चले जाना हिमालय, मैं आपका कांटेक्ट करवा दूंगा। एक दिन ऐसा हुआ कि ऋषिकेश से पूरा एक काफला आया हाथियों का और महंत जी ने बताया कि आपको अभी हिमालय जाने की तैयारी करनी है। तो मुझे क्या तैयारी करनी है, मैं तो सब लेके आया हूँ। तो कोई बात नहीं, अभी आप सभी साधु को ढूंढ लो और उसके साथ आपको जो अच्छा लगे उनके साथ चले जाओ। मैं आपको बात कर रहा हूँ 88 की, 88 के पहले की। हाँ, यस। तो महंत श्री 8-10 साधु लोग आए, उनसे मुलाकात करवाया मुझे और उसी टाइम हमारा अहमदाबाद का तिबेटियन बाजार, पालड़ी वाला जो ब्रिज है म्यूजियम वाला, उसके नीचे तिबेटियन बाजार, स्वेटर वगैरह लेने के लिए लोग वहीं पे जाते थे और उसका सामान वो मंदिर में रहता था। तो पहले क्या होता था कि तिबेट से उनका संत लोग पहले आ जाते थे और वो वैसे संत थे, पैंट शर्ट पहन के आते थे और हमारे यहाँ जो टिपिकल ड्रेसेस है वो नहीं था उनके अंदर। उनको भी मुझे मिलाया गया कि आपको ये तिबेट में काम में आएंगे, आज की तारीख में भी मुझे काम में आते वो लोग। तो मैं तो सोच में पड़ गया कि ये साधु का जो मेरा दिमाग में था और ये देखा तो बहुत ही डिफरेंट था। तो दूसरी बात तो ये हुई कि वहाँ एक जीवन दास करके बहुत बड़े संत आए। आपने शायद हरिद्वार गए होंगे तो भारत मंदिर देखा होगा, तो ये बाद में उसके महामंडलेश्वर बने थे। उन्होंने भारत मंदिर की स्थापना किया हुआ है और वो मुझे मिले और मुझे उससे बातचीत करने के बहुत ही मज़ा आता था। और मैंने उसको बोला कि ये महंत साहब है, उन्होंने हाथ दे के बोला है कि आप हिमालय जा सकते हैं, तो अभी मेरा क्या होने वाला है आप बताइए। वो लोग बोल रहे थे कि काफ़ी ये एस्ट्रोलॉजी में नॉलेज वाला आदमी है, ये हो।
तो एक हमारे एक जिज्ञासा रहती है कि हमारा कल क्या होने वाला है, सभी की एक जिज्ञासा रहती है। उसी जिज्ञासा के हिसाब से मैंने उसको पूछा कि साहब अभी हमारा कुछ देखो तो सही, मैं तो घर से निकल गया हूँ और मेरे पास कुछ है ही नहीं, मैं क्या कर पाऊँगा। तो बोला कि आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बहुत कुछ कर पाओगे, लेकिन कैसे तो आगे आगे वक्त बताएगा। तो मुझे वो वक्त को तो जानना है, आप बताइए मुझे। तो उन्होंने बताया कि नहीं आप आगे जाके कुछ अच्छे बिजनेसमैन बनोगे, वैसे वैसे कुछ बताया उन्होंने। वो काफ़ी बात तो यहाँ नहीं बता दूंगा मैं। फिर मैं उसके साथ निकला, उसको से मैं बहुत प्रभावित हुआ कि नहीं ये जो साधु है लेकिन उसके अंदर जो नॉलेज है वो पावरफुल है, और मुझे ऐसा ही आदमी चाहिए था कि मेरा रिसर्च आगे बढ़े। एनर्जी के बारे में मुझे जानना था, और जितना पॉल ब्रॉटन जहाँ जहाँ जो जगह पे गया है वो जगह पूरा मैंने छान मारा। हमारे इंडिया में ग्रेट ट्रैवलर आए थे, इसका नाम है हुएन सांग। वो जगह से अफगानिस्तान से लेके फिर इंडिया आए, चाइना से निकलकर, वो जगह भी मैंने एक बार कवर किया हुआ है। दूसरा ये भी कवर किया मैंने जो मेरी छोटी सी उम्र में। वो कारण से मैं आगे निकल, जीवनदास से मैं आगे चला, फिर उदयपुर गया। उदयपुर से मुझे उसका कोई दोस्त था, हिंदुस्तान जिंक में काम कर रहा था, तो वहाँ भी थोड़ा मुलाकात हुई, थोड़ा पैसों को बंदोबस्त उन्होंने वहाँ से कर दिया। मुझे मेरे अंदर जो साइंस का थोड़ा बहुत पावर था उसी हिसाब से उन्होंने थोड़ा टाइम वहाँ पे काम पे भी मुझे रखा, थोड़ा बहुत पैसा भी हो गया। धीरे धीरे मैं आगे बढ़ा, जैसे बहुत कम पूरा कर रहा हूँ। सीधा यहाँ से दिल्ली से निकला हरिद्वार, हरिद्वार से ऋषिकेश से फिर निकला ये मसूरी, देहरादून में मुझे एक ग्रुप संत का मिला, और उसकी सोच भी ऐसी क्रीम थी कि आजकल के जो मीडिया में लोग कुछ भी आते रहते, लेकिन उनके पास बैठोगे तो ऐसा लगेगा कि आपने ये 20 साल या 25 साल की स्टडी किया हुआ है, वो बिल्कुल जीरो है। और उन लोगों ने मुझे इतना ट्रेन किया, और उसी के कारण मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। देहरादून से मैं निकला सीधा गंगोत्री की ओर, फिर मैंने केदार किया, केदार से फिर पहले मैं यमुनोत्री गया, यमुनोत्री के बाद मैं गंगोत्री गया, गंगोत्री के बाद मैंने ये तय किया केदार, और केदार से मैं बाहर निकला तो बद्रीनाथ की ओर बढ़ा। बद्रीनाथ आते आते करीबन मेरी जिंदगी का 3 साल निकल गए थे, क्योंकि यहां से पैदल जाना था मुझे अहमदाबाद से। फिर जो मैं बद्रीनाथ में रुका, फिर आगे क्या करें, और वो जो हमारे जीवनदास वगैरह है वो बद्रीनाथ तक ही थे। तो मैंने बोला कि मुझे आगे भी जाना है। तो आगे एक बद्रीनाथ के पीछे नीलकंठ पहाड़ी है, उसके आगे जो पांडव लोग गए थे वो एरिया मैंने कवर किया। एक फ्रेंच कपल थे और उनके साथ बातचीत हुई थी, क्योंकि उसी टाइम मैं खुद गाइड हो गया था। जो ट्रैवलर्स जाते हैं और गाइड करते हैं ना, ऐसा गाइड मैं हो गया था। उसको काफ़ी बातें मैंने मसूरी की समझाई थी, वो प्रभावित हुए और मुझे एक कैमरा दे दिया था, काफ़ी सारे रोल्स दिए थे। अच्छा लगा मुझे, और कैमरे का तो मेरा शौक भी था। फिर धीरे धीरे बद्रीनाथ से जो स्वर्ग की सीढ़ी वहाँ तक गया। फिर एक ग्रुप जैनों का मुझे मिला, जो जैन साधु थे, दिगंबर साधु थे। बहुत सारे नाम थे, तो मैं आपको अभी नाम तो बताऊंगा नहीं। करीबन 150 से ज़्यादा। हाँ जी सर, दिगंबर साधु थे। उनके साथ मैं बैठा, बातचीत हुई, और काफ़ी ये धर्म के बारे में बात हुई, साइंस के बारे में बात हुई, आत्मज्ञान के बारे में बात हुई, आत्मा के बारे में बात हुई। उनके पास एक जो आदमी था
जो साधु था, बहुत ही बड़ा नॉलेज वाला आदमी था। तो उसी टाइम जो मैं घुमा हूँ, उस दरमियान जो मुझे जैन एक साधुओं का पूरा एक मिला, तो समूह मिला, उसके साथ मैं बद्रीनाथ से माना पास होके तिब्बत की ओर चला गया। फिर माना पास होते हुए मैं आगे मानसरोवर की ओर निकला। मानसरोवर सप्तर्षि केव्स में हम लोग काफ़ी लोग इकट्ठे हुए थे। ये तिब्बत से भी लोग आए थे, चाइना से भी लोग आए थे, और जैन समुदाय था। तो मुझे अच्छा लगा, और जैन समुदाय में भी नॉलेज वाले आदमी, एजुकेटेड नहीं है, नॉलेज वाले आदमी। मैं हट के करना चाहता था, कोई इंस्टीट्यूशन के साथ जोड़ के नहीं करना चाहता था कि चलो मैं इसरो में हूँ या नासा में हूँ या जो भी हूँ, क्योंकि मैं जॉब नहीं करना चाहता था। मेरा पैसा मैं खुद कमाना चाहता था, और मेरे पैसे कमाने से जो पैसा आता था उसके अंदर रिसर्च में लगाने जाता था। बस ऐसी इतनी ही सोच थी मेरी। कुछ अपना काम करेंगे तो ज़्यादा पैसा आएगा, जॉब से वो बात बनती नहीं है। अभी हम माना पास से जो रास्ता जा रहा है, वहाँ से हम लोग मानसरोवर कैलाश की ओर आगे बढ़े। कैलाश देखा, वहाँ एक सप्तर्षि केव्स है। कैलाश भी आज की तारीख में, कैलाश और मानसरोवर भी 3 या 5 है, कन्फर्म मैं नहीं बता सकता। मैं जो कैलाश पहुंचा था, वो जो अभी रियल दिखता है, वो कैलाश के पास पहुंचा था। वहाँ एक पूरा दस्ता है, चाइना से भी आया, तिब्बत से भी आया, काफ़ी बहुत साधु भी अंदर थे। उनसे बहुत सारी बातें हुई, इंटरेक्शन हुआ, मेरी भी बातें उनको बताया। तो उन्होंने बताया कि भी अभी मैं आपको एक ऐसी जगह पे आगे ले जाऊंगा, एक बौद्ध साधु ने बताया, और जैन साधु के साथ मैं आपको एक ऐसी जगह पे ले जाऊंगा कि आपने कभी देखा नहीं होगा। मैंने बोला कि साहब मैं जो देख रहा हूँ मैं पहली बार ही देख रहा हूँ। तो कि ठीक है, चलो हमारे साथ आगे बढ़ते जाओ। हम उसके साथ आगे बढ़ते गए। तो उन्होंने बात किया संभाला का। संभाला एक ऐसी जगह है, आज की तारीख में आप लोग इंटरनेट के ऊपर सर्च करोगे तो उसके बारे में तो बहुत कुछ छपा हुआ है। एक ऐसी जगह है, एक ऐसा किंगडम है कि वहाँ कभी लोग जा पाते हैं और कभी नहीं जा पाते। और अष्टापद भी एक ऐसी जगह है और जो संभाला से जुड़ी हुई है। वहाँ भी एक ऐसा है कि लोग जा भी पाते हैं और नहीं जा पाते। वहाँ एक ऐसा कोई माहौल रचा हुआ है नेचर ने, या तो कोई ऐसे बहुत एडवांस सिविलाइजेशन ने ऐसे लॉक लगा के रखे हुए हैं, जो जानेगा वही वहाँ पे पहुँच पाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। और उसी टाइम तो इतना जैनों का सोच नहीं था मेरे पास, मैं तो नॉलेज के पीछे भागा था। और ये अष्टापद की ओर मैं बढ़ रहा हूँ, वो भी मेरे पास नॉलेज नहीं था। उसके साथ धीरे धीरे आगे निकले। अभी मैं आपको ये जो मैं अष्टापद पहुंचा, जो ये वर्ल्ड में अष्टापद बोलते हैं, वैसे सांग्रीला या संभाला उसको बोला जाता है। अभी मैं मेरा एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आपको बताता हूँ। अष्टापद मतलब 8 पहाड़ियों का समूह। ये 8 पहाड़ियों के अंदर अष्टापद को बोला जाता है। नेक्स्ट स्लाइड। अब देख रहे हैं कि ये कैलाश जैसा दिखता है। आपने कैलाश का जो देखा होगा फोटोग्राफ्स, उसके पास ये जो सरोवर जैसा दिखता है, और ये वहाँ कहीं भी आपको ये लैंड नहीं दिखाई देगी। और हमारे जो रिसर्च में बोलते हैं कैलाश को ही अष्टापद बोलते हैं, लेकिन ये उसका मिरर इमेज है। ये एक्चुअल अष्टापद है और एक्चुअल कैलाश भी बोला जाता है। वहाँ की जो तिबेटियंस लोग हैं, चाइनीज लोग हैं, वो भी ऐसा बोलते हैं। कैलाश ये वो पहाड़ के अंदर जो तिराड़े होती है ना, ऐसा है कुछ दूसरा कुछ।
सेम स्ट्रक्चर है, मतलब मिरर इमेज। अब बोलो। हाँ, ये कैलाश नहीं है। ये फोटोग्राफ मैंने काफी सालों पहले लिया हुआ है। नेक्स्ट स्लाइड। कैलाश को, ये सॉरी, अष्टापद को हम ढूंढे कैसे? जब हम अष्टापद के पास जाते हैं, उसका एक नॉलेज हमको मिलता है एक ऐसा इंस्टीट्यूशन से, उसको सर क्या बोलते हैं? सिद्धाश्रम। वो हमारी जैनों की बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, और वहाँ के जो साधु लोग हैं या जो ग्रेट पावरफुल लोग हैं, वो हमको सिखाते हैं कि आप अष्टापद कैसे जा सकते हो। पेड़ नहीं, पौधा। ना ना ना, जमीन ऊपर। पुष्प इतना बड़ा है। नहीं आई है, बल्कि आप सही व्यक्ति हैं, आपको तो जाना ही चाहिए, और उस पे रिसर्च करने के लिए आपको बहुत बड़ी वो लेबोरेटरी आपके लिए साबित हो सकती है। हाँ, लेकिन कि अभी तक कई सारी चीजें हैं, ये ब्रह्म कमल बताया, वो पानी में जो डालना है, अभी तक कोई भी चीजें किसी की नॉलेज में आई ही नहीं है, इवन चाइनीज के भी नॉलेज में नहीं आई है। और ये उस जमाने में उसके लिए किस तरह से लॉक्स बनाए थे कि ताकि हर कोई नहीं पहुंच जाए और उसको आम जगह नहीं बना ले। तो ये ब्रह्म कमल तो आपके, क्योंकि आपके माइक्रोबायोलॉजी किस रिलेटेड सब्जेक्ट है, तो आपके लिए रिसर्च का विषय है, यू मस्ट विजिट। ये चीज भी मैं बहुत सालों के बाद बता रहा हूँ। हाँ हाँ, लेकिन आपको एक चीज जो शुरुआत में बताई थी, वो वनस्पति के बारे में तो अभी तक दुनिया में किसी को भी नहीं पता है, जो जैन दिगंबर साधुओं के बारे में इन्होंने बताया। हम भी बल्कि जब गए थे तो हम भी आश्चर्यचकित थे, और इन्होंने बताया, वो जब मोरपंखी बताई तब हमने रियलाइज किया कि हाँ, दिगंबर साधु हैं वहां पर, और वो भी कितनी सारी संख्या में। 150 तो इनके साथ चले थे, और भी कितने हैं, और वहां इनकी उम्र भी जो बताई, शायद अंडर एस्टिमेट हो या ओवर एस्टिमेट हो, हम नहीं कह सकते, लेकिन 100 से 200 वर्ष से ज़्यादा की उम्र के वो साधु हैं। तो वो वनस्पति जो इटसेल्फ, जो जैन डॉक्टर्स की मीट के अंदर, मैंने उन डॉक्टरों को बताया था कि आप इतनी एंटीबायोटिक और इतनी सारी दवाइयाँ बना रहे हैं, लेकिन आप पहले उस पर ही क्यों नहीं रिसर्च कर लेते, जो है पूरी एक जीवन देने वाली जो संजीवनी है ना, ऐसी है, तो उसको ही, ताकि सब बीमारियां समाप्त हो सकती। एनीवे, थैंक यू वेरी मच फॉर। हाँ, देयर इज वन मोर क्वेश्चन। हाँ, मैं दो व्यक्तियों से आपके प्रश्न का जवाब के लिए कहूंगा। एक प्रश्न एक बार में करते हैं, एक साथ से दो प्रश्न नहीं करें। हाँ, हमारे दोस्त लोग, उन लोगों ने कुछ ऐसे दिव्य पुरुष के दर्शन किए जो साथ में रहा, बाद में उनका फोटोग्राफ लिया, तो फोटोग्राफ में सिर्फ लाइट इफेक्ट ऑफ लाइट आया। अमित भाई दोषी भी जवाब देंगे और डॉक्टर PS ठक्कर भी जवाब देंगे, क्योंकि वो मानसरोवर तक गए हुए हैं। अमित भाई 3 साल रहे ना, तो वहाँ नहीं, ये रहे हैं और ये भी गए हैं, और मेरा एक साथी तो यहाँ नहीं आया है, डॉक्टर नवीन जुवाल, वो तो हर बार हर कैंपेन में गया। सर, एक बात तो आपको बताना चाहूँगा कि लाइफ में कोई चमत्कार तो होता नहीं है, किसके पीछे कुछ घटनाएं होती ही रहती है, और नेचर ऐसी चीज़ है कि उसके अंदर काफ़ी घटनाएं बनती रहती है। जो घटना हमको मालूम नहीं है उसको हम चमत्कार बोलते हैं, और जब मालूम हो जाता है वो चमत्कार नहीं रहता है। वो मालूम करने के लिए एक रिसर्च करना पड़ता है, उसको हम साइंस बोलते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा जवाब, बहुत अच्छा जवाब, बहुत बहुत बहुत।
आप कुछ और कमेंट करना चाहेंगे डॉक्टर पी एस ठक्कर, और दिस आंसर इज ओके? ये जो इन्होंने बताया कि नॉलेज वाली बात, हम लोग ये रात को देखते हैं जुगनू, तो कई बार ये जुगनू पेड़ के ऊपर ग्रुप में घूमते हैं, और कई लोग ये मानते हैं ये चुड़ैल आई और भूत आया प्रेत आया, और बहुत लोग डर जाते हैं, उसको फीवर भी आ जाता है, और जिनको ये पता है कि ये तो जुगनू है तो बाद में उनको कुछ नहीं लगता है। तो ये नॉलेज की बात जो उन्होंने कही